नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बायोलॉजी की एक शाखा होती है टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी। उसके अंतर्गत जंतुओं का जो वर्गीकरण है, जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग सभी एक दिवसीय एग्ज़ामों में भर भर के प्रश्न आते हैं, तो प्लीज़ इसे पूरा देखें। सबसे पहले दोस्तों, जो जीवों का वर्गीकरण है उसके इतिहास के बारे में कुछ हम बिंदु जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरस्तु का वर्गीकरण। दोस्तों, अरस्तु का जो जीवन काल है 384 बीसी से 322 बीसी के बीच रहा है और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक तथा जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। आपको दोस्तों पता है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं और पूरी इस बायोलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। यानी बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं और बायोलॉजी की जो शाखा है जूलॉजी, उसके भी जो फादर हैं वो अरस्तु हैं। चलिए अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, अरस्तु ने जो है सर्वप्रथम समस्त जीवधारियों को दो भागों में विभाजित किया, यानी जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत में जंतु आते थे और पादप जगत में पेड़ पौधे, और पादप जगत को इन्होंने पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया, शाक, झाड़ी और वृक्ष। चूँकि दोस्तों आज हम जंतु जगत को पढ़ने वाले हैं, इसलिए पादप जगत को किसी और वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जंतु जगत को अरस्तु ने पुनः 2 भागों में विभाजित किया, एनेमा और इनेमा। दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। एनेमा जो है ए से स्टार्ट हो रहा है और इनेमा जो है ई से स्टार्ट हो रहा है। एनेमा वो जंतु थे जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता था और इनमें जो है अकशेरुकी जंतु आते थे, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और इनेमा के अंतर्गत ऐसे जंतु आते थे जिनमें लाल रुधिर पाया जाता था और ज़्यादातर इसमें कशेरुकी जंतु आते थे, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती थी। दोस्तों, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इनेमा है वो कैसे जंतु हैं, इनमें रेड ब्लड पाया जाता है, और दोस्तों जो एनेमा है उनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए, लाल रुधिर पाया जाता है, लाल यानी लाल को लिखने के लिए हमें RED लिखना पड़ेगा। रेड होती है लाल की जो अंग्रेजी है, तो रेड में देखिए ई शब्द आ रहा है, इसीलिए जो है जो ई से स्टार्ट हो रहा है उसमें रेड ब्लड पाया जाता है। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इनेमा जो है इसे पुनः अरस्तु ने 2 भागों में विभाजित किया, जरायुज और अंडयुज। जरायुज वो जीव होते थे जो बच्चे देते थे, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय, भैंस इत्यादि। और अंडयुज में वो जंतु आते थे जो अंडे देते थे, जैसे हमारे पक्षी हो गए। तो ये था दोस्तों अरस्तु का वर्गीकरण। चलिए अब हम देखते हैं कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण। कैरोलस लीनियस का जो जीवन काल है वो 1708 ईस्वी से 1778 ईस्वी के मध्य रहा है। दोस्तों, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 17वीं शताब्दी में अपनी किताब सिस्टमा नेचुरी में लगभग 4000 जीवों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने भी समस्त जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित किया, जंतु जगत और पादप जगत। अभी जो हमने अरस्तु का वर्गीकरण पढ़ा था, उन्होंने भी समस्त जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित किया था, जंतु जगत और पादप जगत, और इन्होंने भी 2 भागों में विभाजित किया। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक समानताओं के आधार पर जंतु जगत व पादप जगत के जीवों को कई समूह में वर्गीकृत किया। यानी जंतु जगत के अंतर्गत भी कई छोटे छोटे समूह बनाए और पादप जगत के अंतर्गत भी कई छोटे छोटे समूह बनाए थे। तो दोस्तों इनका जो वर्गीकरण था वो एक वैज्ञानिक आधार पर था, इसीलिए दोस्तों इन्हें जो है आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और दोस्तों इन्होंने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्वैनाम पद्धति का सिद्धांत भी दिया है। दोस्तों ये द्वैनाम पद्धति क्या होती है इसे भी हम जान लेते हैं। दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक कुत्ता है और कुत्ते को तो हिंदी भाषा में ही तमाम नाम है, आपने
हिंदी पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा होगा। कुत्ता है, कुकर है, सारमेप है, सुनक है और स्वान है। जब दोस्तों हिंदी भाषा में ही कुत्ते के इतने नाम हैं, अब सोचिए दोस्तों हिंदी के अलावा भी कई भाषाएं हैं, और अब जब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ भी नई नई भाषाएं मिलेंगी, तो कुत्ते के तो बहुत नाम हो जाएंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, अध्ययन करने में हमें असुविधा होगी, क्योंकि कहीं कुत्ते का नाम कुछ है और किसी देश में जाएंगे तो वहाँ कुत्ते का नाम कुछ है। इसीलिए दोस्तों जो ये कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए कैरोलस लिनियस ने एक सुझाव दिया। इन्होंने प्रत्येक जीव को विश्व लेवल पर एक नाम दिया, जिसे वैज्ञानिक नाम के नाम से हम भी जानते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत सुझाया कि प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बनेगा, जिसमें पहला शब्द जो है वंश तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करेगा। और दोस्तों जीवधारियों के नाम के अंत में उस वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ा जाएगा जिसने सर्वप्रथम उसका नामकरण किया है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं मनुष्य। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस लिन। अब दोस्तों होमो शब्द जो है, होमो जो है ये वंश को दर्शा रहा है, और सेपियंस जो है जाति को दर्शा रहा है, और लिन जो है ये कैरोलस लीनियस का शॉर्ट नेम है, यानी लिन दर्शा रहा है कि कैरोलस लीनियस ने ही सबसे पहले मनुष्य को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। अब दोस्तों होमो सेपियंस, मनुष्य का जो पूरे विश्व में नाम होमो सेपियंस के नाम से ही जाना जाएगा। दोस्तों इसको लिखने का भी तरीका होता है, जो वंश होता है, जैसे यहाँ होमो है, इसका पहला शब्द जो है कैपिटल लेटर में होता है और बाकी सभी स्मॉल होते हैं, और जो जाति है सेपियंस, उसके सारे लेटर स्मॉल होते हैं और इटैलिक में होते हैं, यानी तिरछे टाइप किए जाते हैं। अगर हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। और लिन जो है वैज्ञानिक का नाम है। तो दोस्तों ये था कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण, और इनका जो सिद्धांत है द्वैनाम पद्धति का सिद्धांत, वो भी हमने यहाँ समझा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा ना समझें कि ये टॉपिक से अलग है। यहाँ से भी दोस्तों सभी एक दिवसीय एग्जामों में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन सब को नोट करते चलें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों देखते हैं R.H. हटेकर का वर्गीकरण। दोस्तों इन्होंने परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण के स्थान पर 1969 में समस्त जीवों को 5 भागों में विभाजित किया। दोस्तों अभी आपने पढ़ा था अरस्तु का वर्गीकरण, उन्होंने भी समस्त जीवों को 2 भागों में विभाजित किया था। फिर लीनियस आए, लीनियस ने भी समस्त जीवों को 2 भागों में विभाजित किया। हालांकि लीनियस ने उन 2 भागों में भी कई वर्ग कर रखे थे, इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो R.H. हटेकर का वर्गीकरण है, इन्होंने समस्त जीवों को 5 भागों में विभाजित किया। ये भाग थे मोनेरा जगत और प्रोटेस्टा जगत, पादप जगत, कवक और जंतु। दोस्तों ये जो R.H. हटेकर का वर्गीकरण है, इसे हम किसी दूसरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों हम जंतु वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने जो मेन टॉपिक है जंतुओं का वर्गीकरण, उस पर आते हैं। दोस्तों अभी तक जो है आपने अरस्तु और लीनियस के बारे में और जो R.H. हटेकर के बारे में जो भी पॉइंट पढ़े हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि ये जो है हमने ऐसे ही बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते रहना। चलिए अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है जंतुओं का वर्गीकरण, उस पर चलते हैं। देखिए दोस्तों जंतु जगत का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो स्टोरर और यूसिंगस ने 1975 में दिया। यानी यहाँ हम जंतुओं की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों की नहीं, सिर्फ जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो जंतुओं को जो स्टोरर और यूसिंगस ने है 2 भागों में विभाजित किया, प्रोटेस्टा जगत और मेटाजोआ जगत। अब इन्होंने प्रोटेस्टा जगत और मेटाजोआ जगत के अंतर्गत भी कई संघ बनाए, उन संघों में इन्हें विभाजित किया। जैसे प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत एक ही संघ आता है, संघ प्रोटोजोआ, और जो मेटाजोआ जगत है उसके अंतर्गत इन्होंने 9 संघ बनाए, यानी 9 फाइलम बनाए। जैसे संघ पॉरीफेरा, संघ सीलेंट्रेटा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ एस्केल्मिन्थीज और संघ एनालिडा, संघ आर्थ्रोपोडा और संघ मोलस्का और संघ इकाइनोडर्मेटा और संघ कॉर्डेटा। दोस्तों ये जो है टोटल, यानी प्रोटेस्टा जगत और मेटाजोआ के अंतर्गत टोटल 10 संघों में वर्गीकृत किया समस्त जीवों को, जिसमें 9 जो है मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं और एक संघ जो है प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत आता है। दोस्तों इन्होंने जो मेटाजोआ जगत के जो 9 संघ हैं, इन्हें पुनः 2 भागों में विभाजित किया। यानी जो संघ पॉरीफेरा है उसे
पैराजोआ के अंतर्गत रखा, यानी पैराजोआ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो जो संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत जीव आएंगे इनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। और बाकी जो मेटाजोआ के अंतर्गत 8 संघ हैं इन्हें यूमेटाजोआ के अंतर्गत रखा गया है। यूमेटाजोआ के अंतर्गत वो जीव आते हैं जिनमें ऊतक व अंग पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि मेटाजोआ को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। दोस्तों अब हम ये जो फाइलम है, जो 10 संघ हैं, इन 10 को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटेस्टा जगत का